हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे एग्रो इकोलॉजी के एक टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन का। ये मेरा एफसीआई से रिलेटेड 15 टॉपिक है। इससे पहले मैं 14 टॉपिक कवर कर चुका हूँ। वो काफ़ी मैंने क्वालिटेटिव पार्ट के साथ कवर किया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। एज़ यूजुअल इस वीडियो में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन के बेस पे मैं क्वालिटेटिव पार्ट एक्सट्रैक्ट किया है और आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको मॉडिफाई करके कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए फ़ी होगी 300 पर मंथ। इसमें आपको अपकमिंग एवरी एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, सभी वीडियोस अपडेट दिए जाएंगे, उनके लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट टाइम जब एफसीआई ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो उसमें मिस्टर अश्वनी कुमार ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था और वो एग्ज़ाम क्रैक किया था। उन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ वो एग्ज़ाम क्रैक किया। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल से कोर्स परचेज़ किया था एफसीआई के लिए और वो लास्ट तक हमसे जुड़े हुए थे और आज वो एज एजीएम वर्क कर रहे हैं। अगर आप भी एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं जिसके लिए एक मिनिमम कॉस्ट है 999, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम है क्योंकि हमारे लिए आपका सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। एग्रो इकोलॉजी जो कि 2 वर्ड से बना हुआ है, एग्रो और इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो सराउंडिंग है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सब इकोलॉजी में आता है। अगर हम एग्रीकल्चर को अपने एज अ इकोलॉजी लेके चलें तो हम एक सस्टेनेबल वे में ग्रोथ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जिसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज आती है जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिगरी हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें, फिशरी हो गया। अब अगर हम जो इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं और जो एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स हैं इन सबको कंबाइन करके देखें तो एक सस्टेनेबल वे में एग्रीकल्चर करने का वे मिलता है हमें, जिसके लिए डिफरेंट मेथड को इलेक्ट किया गया है, इवेलुएट किया गया है। जिसमें से कुछ है जैसे कि कंजर्वेशनल टिलेज करके, क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन करके, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करके साथ साथ, जिससे कि हम अपने इकोलॉजी को भी मेंटेन रख सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेफली हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं जिसका अल्टीमेट गोल क्या होगा कि हमें बाहर से इनपुट पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अपने ही एग्रीकल्चर, अपने ही फार्म से इनपुट रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और कॉस्ट कम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की इकोलॉजी से रिलेटेड कि इकोलॉजी के फादर कौन थे, ये टर्म किसने कॉइन कर दी, और इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है। इससे रिलेटेड एक टर्म है इकोसिस्टम, वो किसने कॉइन की थी टर्म। तो सबसे पहले बात कि फादर ऑफ इकोनॉमी जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है जिसको, वो है ओडम। ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है। जी एविलियन को मॉडर्न इकोलॉजी का फादर माना जाता है। रेमेडो मिश्रा, रामदेव मत कह देना, रैमडियो मिश्रा, ये है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इकोलॉजी का फादर किसको माना जाता है? रैमडियो मिश्रा को। अब ये टर्म किसने कॉइन की थी इकोलॉजी? तो वो है अर्नेस्ट हेक्कल ने। अर्नेस्ट हेक्कल ने ये टर्म कॉइन की थी जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। उसके बाद टर्म इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो इकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है जो है ओइकोलोग्यू। अब जो ओइकोज है उसका मतलब है सराउंडिंग और लोग्स है उसका मतलब है स्टडी। तो अपनी सराउंडिंग की स्टडी को ही इकोलॉजी बोलते हैं। अब अनोदर टर्म इकोसिस्टम, ये टर्म दी थी आर्थर जी टेंसले ने। वैसे किंग आर्थर मूवी है, शायद 2010 में आई है, 2010-2013 इसी अराउंड में आई, बहुत अच्छी मूवी है। और जो जो आर्थर है, आर्थर ने ये टर्म दी थी इकोसिस्टम, और ये कब दी थी? 1935 में। इकोसिस्टम क्या होता है?
हमारे सराउंडिंग में जो सिस्टम है जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ह्यूमन, ये सब आ जाते हैं। तो ये कुछ टर्म थी जो हमें पढ़ लेनी चाहिए फर्दर आगे अपना पढ़ने से पहले। जो मेजर पार्ट है फैक्टर वाला, उससे पहले ये टर्म कर लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी जो MSc लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सब पूछते रहते हैं, कौन साइंटिस्ट है, ये सब। तो इसके बाद चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फिजिकल, सोशल, सोशो इकोनॉमिक ये फैक्टर हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे या फिर अलग प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे तो आपको ये टॉपिक एक बुक के फॉर्म में दे रखा है, ना कि FCI ने कैसे पूछा है उस फॉर्म में। बुक्स में क्या दिया गया है कि फिजिकल और सोशल इस वे फैक्टर्स को डिवाइड ना करके उन्होंने डिवाइड किया है एबायोटिक, बायोटिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, इस टाइप में डिवाइड किया गया है। जबकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हमें थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है। पर अगर हम टॉपिक को ऐसे पढ़ें जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, फिजिकल और सोशल 2 फैक्टर, फिजिकल में क्लाइमेट, सोइल, अंडरग्राउंड वाटर, रिलीफ, ये सब आएगा। सोशल में रिलीजन, सोसाइटी, इंक्लिनेशन और लेबर, ये सब आ जाएगा। लैंड टेनेंसी, ये सब आ जाएगा। तो इस वे में पढ़ते हैं तो हम एक एग्ज़ाम की तरफ अप्रोच कर पाएंगे, ना कि हम ये सोच के कि फिज़िकल में कौन सा आएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें 100% ये होना चाहिए कि फ़िज़िकल में ये आता ही है, ना कि ये कि 50% श्योर हूँ, 50-60% श्योर हूँ, ऐसा नहीं। अगर आप एक बार इन टॉपिक से गो थ्रू हो जाओगे सिलेबस के हिसाब से तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर अगर आप उन टॉपिक को सिलेबस के हिसाब से गो थ्रू नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तब। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे और समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा ईजिली रिटेन हो जाए। जो फैक्टर है, फैक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल, दूसरा है सोशल और तीसरा सोशो इकोनॉमिक। सोशल और सोशो इकोनॉमिक लगभग एक ही बराबर माना जाता है। फिजिकल में आ जाते हैं ये 4 पार्ट, क्लाइमेट, सोइल, रिलीफ और अंडरग्राउंड वाटर। क्लाइमेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा टेम्परेचर, फ्रोस्ट, ड्रोट, मॉइस्चर, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, ये क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्लाइमेट किसके अंडर में आएगा? तो वो है फिजिकल फैक्टर के अंदर में, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर फिजिकल फैक्टर के अंडर में आता है, कौन सा फैक्टर फिजिकल फैक्टर है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो हमें बिल्कुल शार्पली पता होगा कि ये फैक्टर है जो कि फिजिकल फैक्टर के अंडर में आता है। उसके बाद है सोइल। सोइल के भी अब काफ़ी सारे फैक्टर है, जैसे कि pH हो गया, रिएक्शन हो गया, एरिएशन हो गया, मॉइस्चर हो गया, मिनरल हो गया। मतलब सोइल pH, सोइल रिएक्शन, सोइल एरिएशन, सोइल मॉइस्चर, सोइल मिनरल्स, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, ये सब पार्ट आ जाता है सोइल का। रिलीफ के अंदर क्या आ जाएगा? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी होता है कि जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, वो किस वे में है, किस पैटर्न में है, क्या वो स्लोपी है, क्या वो फ्लैट है, तो वो आ जाता है टोपोग्राफी के अंदर। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, स्लोप तो आपको पता ही है। वाटर में आ जाएगा अंडरग्राउंड वाटर और अबव सरफेस। सोशो इकोनॉमिक में आ जाते हैं लेबर, मार्केटिंग, लैंड टेनेंसी, साइज ऑफ होल्डिंग कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैकेनाइजेशन, डिमांड। अब सोशो इकोनॉमिक एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लेबर है, मार्केटिंग है, लैंड टेंडेंसी है, साइज ऑफ होल्डिंग है, ये किसके अंदर आता है? ये सोशो इकोनॉमिक के अंदर आता है, सोशल के अंदर आता है या फिजिकल के अंदर में आता है? सोशल के अंदर बेसिकली ये 2 चीज़ आती है, सोसाइटी, इंक्लिनेशन और रिलीजन। वैसे ये पार्ट भी सोशल के अंदर आ सकते हैं, पर अगर सोशल दिया हो तो आ सकते हैं। अगर सोशल की जगह सोशो इकोनॉमिक दिया हो तो ये फॉर श्योर सोशो इकोनॉमिक में है। अब फिजिकल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल में सबसे पहला पार्ट आ जाता है, सोइल को ले लिया है। सोइल के अंदर सोइल मॉइस्चर देख लेते हैं।
सोइल मॉइस्चर के अंदर कोई एज सच कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि सोइल के अंदर गुड जर्मिनेशन के लिए एक अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर हम सोइल की बात करें, सोइल के अंदर 4 फैक्टर होते हैं और वो होते हैं 25%, 25%, 45% और 5%। ये 25% एयर, ये 25% वाटर मतलब मॉइस्चर, ये 45% मिनरल्स और ये 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर। बस एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 बातें ऐसे कि सोइल में कितना परसेंट एयर होते हैं, कितना परसेंट वाटर होते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन तब पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी FCI को ही ले लेते हैं, इसमें मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स भी हैं, अदर स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक हल्का सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ये वाली स्टडी नहीं कर सकती। पर हमने ये पढ़ रखा है तो हमारे लिए ईजी है, पर ये क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसको भी एक बार ध्यान से, तो ये उनके लिए BBA BCA जो मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसा पार्ट समझना ज़रूरी है। उसके बाद सोइल एयर हो जाएगा। सोइल के अंदर जितनी ज़्यादा एयरेशन होगी उतनी अच्छी रूट की ग्रोथ होगी, वो अच्छे से गैसेस को एक्सचेंज रूट से भी होता है, तो वहाँ पे इजी एक्सचेंज हो पाएगा और ऑप्टिमम अमाउंट में हो पाएगा। उसके बाद है सोइल टेम्परेचर। सोइल टेम्परेचर किस किस को अफेक्ट कर सकता है? सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मिनरल्स अपटेक में भी और गैस एक्सचेंज में भी। ठीक है। सोइल पीएच, अब सोइल पीएच क्या होता है, मतलब डिनोट क्या करता है सोइल पीएच? वो करता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। सोइल पीएच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। उसके बाद एसिडिक सोइल जिसके अंदर पीएच ओ लेस देन 7, न्यूट्रल सोइल जिसका पीएच ओ 7, सलाइन और एल्कलाइन मोर देन 7 पीएच। अब आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में मैक्रो और माइक्रो 2 टाइप के हैं, आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर सबसे पहले आ जाता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में फॉग भी हो सकता है, ड्यू भी हो सकती है, स्नो भी हो सकती है और रेनफॉल तो प्रेसिपिटेशन में होती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर का, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करने के लिए। जो बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है क्रॉप्स के लिए वो होता है 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? एक तो वो डिफ्यूजन रेट को अफेक्ट करेगा कि कितनी गैसेस, कितनी अमाउंट में गैसेस, कितना लिक्विड एक्सचेंज हो रहा है एयर में टेम्परेचर की वजह से। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा, वाटर भी ज़्यादा बाहर जाएगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अब पढ़ते हैं कि कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है। द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर अबाव विच और बिलो विच क्रॉप ग्रोथ सीजेज, मतलब क्रॉप ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट इज कॉल्ड कार्डिनल टेम्परेचर। जो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर को जो डिनोट करता है वो होता है कार्डिनल टेम्परेचर। ऐसे ही अगर हम राइस की बात करें तो राइस के लिए मिनिमम टेम्परेचर जरूरी होती है 10 से 12। इससे कम टेम्परेचर गया तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये पॉइंट जर्मिनेशन के लिए नहीं है, ये उसकी ग्रोथ के लिए है। ठीक है, जैसा कि मेंशन किया गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 32, मैक्सिमम में 36 से 38। इसके बाद इसके ग्रोथ सीज हो जाएगी। उसके बाद वीट की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर तक ये सहन कर सकता है। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20 और मैक्सिमम 30 से 32। मेज़ की बात करें 8 से 10 मिनिमम टेम्परेचर, 20 ऑप्टिमम है, 40 से 43 मैक्सिमम। टोबैको की बात करें 12 से 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, 29 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम और 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेबल बनाइए यहाँ पे। कुछ भी ऐसा कवर नहीं किया है इस वीडियो के अंदर जो कि आपका टाइम ख़राब करे, टाइम वेस्ट करे और आपको क्वालिटेटिव ना लगे। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अपना मॉइस्चर या फिर जिसको बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू द सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द एयर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
कितना मैक्सिमम मॉइस्चर हो सकता है, उसमें से फिलहाल कितना % मॉइस्चर अवेलेबल है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम कितना हो सकता है एक टेम्परेचर पे और अभी कितना है, उसका कितना % अभी है, तो वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मोस्ट ऑप्टिमम होती है वो होती है 40 से 60 डिग्री, 40 to 60% किसी भी क्रॉप प्लांट के लिए। कुछ ऐसी क्रॉप होती है जिनके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% तक चली जाती है। अगर ट्रीज़ की बात करें तो 50 से 70% होगी। अगर सीडलिंग की बात करें तो 70 to 80% होगी, मतलब नर्सरी में। ठीक है। उसके बाद सोलर रेडिएशन की बात करें या फिर सनशाइन की बात करें, ये मॉइस्चर के बाद और टेम्परेचर के बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हमें पता है सोलर रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में एक मेजर पार्ट निभाती है, और फोटोसिंथेसिस खुद प्लांट के अंदर एक मेजर प्रोसेस है। तो सबसे अच्छी बात, बड़ी बात कि वो विजिबल रेडिएशन होती है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, कोई और रेडिएशन नहीं होती है। ना वो यूवी होती है, ना वो ना वो यूवी रेडिएशन होती है, ना वो अल्फ़ा होती है, ना गामा रेडिएशन। ये कोई भी रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आती है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में काम आने वाली रेडिएशन की, तो वो विजिबल रेडिएशन ही है। उसके बाद अब एक्टिव रेडिएशन कौन सी होती है, जो कि 0.4 से 0.7 की इंटेंसिटी वाली होती है, लेंथ वाली, वेवलेंथ जिनकी होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोन, वो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बना सके प्लांट्स। उसके बाद जो रेडिएशंस को डिवाइड किया गया विजिबल रेडिएशन को, वो किया गया है वो ब्लू, वॉयलेट, उसके बाद ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रेड। ठीक है, मतलब 0.5 के अराउंड में रेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, एक फोटो पीरियोडिज्म, एक फोटोट्रोपिज्म और एक फोटो सेंसिटिविटी। फोटो पीरियोडिज्म मतलब फोटो और पीरियड को दोनों को मिला के बताएं, मतलब सनलाइट का पीरियड। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको 12 आवर्स से कम लेंथ तक सनलाइट की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको डे लाइट की ज़रूरत होती है 12 आवर्स से ज़्यादा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दिन में कितनी आवर्स तक लाइट है, हमारे पास सनलाइट अवेलेबल है। तो जिनको 12 आवर्स से कम सनलाइट ज़रूरत होती है एक दिन में, वो उनके एग्जांपल है राइस, सनफ्लावर और कॉटन, जो कि है शॉर्ट डे प्लांट। जिनको 12 आवर्स से ज़्यादा की ज़रूरत होती है वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और जिनके एग्जांपल है बार्ले, ओट्स, कॉटन और कैबेज। और जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने आवर्स तक सनलाइट प्रेजेंट है, वो होते हैं डे न्यूट्रल, जिसका एग्जांपल है टोमेटो और मेज़। अब हमने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ लिया, फोटोट्रोपिज्म पढ़ते हैं। ये एक रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का लाइट की डायरेक्शन में, जो कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि सनफ्लावर्स का जो हेड होता है, हेड क्या होता है, जो उसका फ्लावर होता है उसको हेड बोलते हैं। जो हेड होता है वो सन की पोजीशन के हिसाब से अपने सर को, हेड को मूव कराता है, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोसेंसिटिविटी मतलब सनलाइट से सेंसिटिव है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेट ही नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट की ज़रूरत होती है जर्मिनेट होने के लिए। कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती है जो एक सीज़न में ग्रो होती है, जैसे कि कुछ ऐसे होंगे जिनको एक पर्टिकुलर टाइम तक इतने टाइम तक जब उनको सनलाइट पड़ेगी। फोटो सेंसिटिविटी होती है सीजन बाउंड वैरायटीज, उसका एग्जांपल हो गया डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड, जो कि डिपेंड होती है कि कितनी क्वांटिटी में उनको लाइट रिसीव हो रही है। तो वो दूसरे सीजन में ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि हर सीजन में सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट किसी को
फिफ्थ फैक्टर है फिजिकल के अंदर विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 किलोमीटर पर आवर की विंड वेलोसिटी सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है क्रॉप ग्रोथ के लिए। एटमॉस्फेरिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 20.95%, अप्रोक्स 21%। उसके बाद नाइट्रोजन 78.09%, आर्गन जरूरी नहीं है, बस ये 3 इंपॉर्टेंट थी, 3 याद रखो। CO2 0.03%, O2 21%, N2 78%। कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं जो हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए, जैसे SO2, CO, मीथेन, HF रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर आर टॉक्सिक टू प्लांट। अब बात करते हैं रिलीफ की। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे कि ये रिलीफ क्या है। ये होता है फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर मतलब उसकी टोपोग्राफी, स्लोप, एल्टीट्यूड, ये सब। टोपोग्राफी क्या होता है मैंने बता ही दिया था कि जो लैंड है, जो अर्थ है, अर्थ सरफेस का जो टेक्सचर तो नहीं कह सकते, किस वे में है, किस तरीके से, किस टाइप का है वो सरफेस, क्या वो लेवल्ड है, क्या वो स्लोपी है, तो उसी को भी बोलते हैं टोपोग्राफी। एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट होती है सी लेवल से। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड कोजेज एज डिक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। एंड इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन एंड विंड वेलोसिटी, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे विंड वेलोसिटी और प्रेसिपिटेशन भी बढ़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं हिल्स और प्लेन्स का, तो हिल्स में विंड वेलोसिटी अच्छी होती है, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स। स्टीपनेस मतलब ऐसे स्लोपी, जिसको हम बोल देते हैं ज़्यादा सीवियर स्लोप। स्टीपनेस ऑफ स्लोप इट इज़ रिजल्ट इन रन ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा स्लोपी होगा उतना ज़्यादा वाटर रन ऑफ होगा सॉइल, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं, उस एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं। एक्सपोजर टू लाइट, विंड, माउंटेन स्लोप एक्सपोज टू लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स में रिजल्ट्स इन पुअर यील्ड। अब कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लाइट का एक्सपोजर कम होता है, या फिर विंड वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे सनलाइट तो ज़्यादा होती है और प्रेसिपिटेशन कम होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पे कल्टीवेशन करना, एग्रीकल्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इन सभी टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैंने वीडियो के बिल्कुल लास्ट पार्ट में रखे हैं, तो देखना वो। उसके बाद है रिलीजियन, ये आता है अपना सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में पहले लैंड टेनेंसी। अब ये टेनेंसी होता क्या है? टेनेंसी एक तरह से ओनरशिप है, लैंड की ओनरशिप लेना। अब ओनरशिप भी कई तरह की होती, कोई लीज पे लेता है, मतलब लीज हम कह देते हैं कि पैसे दे के किसी ने ज़मीन थोड़ी टाइम के लिए ली है, जैसे 1 साल उगाने के लिए ले ली, 2 साल उगाने के लिए ले ली, उस ज़मीन पे काम करने के लिए लीज पे ले ली है। उसके बाद है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसा कि ट्राइबल जो होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसको झूम खेती बोलते हैं। कुछ हिली इलाके होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो वहाँ के पीपल है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके लिए कुछ रूल्स सेट कर रखे हैं, उनके कुछ लिमिटेड राइट्स हैं उस एरिया के लिए कि वो कितने टाइम तक वहाँ पे खेती कर सकते हैं, या फिर कितने टाइम तक वहाँ का लैंड यूज़ कर सकते हैं उस फॉरेस्ट का, और कितना इंटेंसिवली कर सकते हैं। तो ये सब आ जाता है लैंड टेनेंसी के अंदर, ये सारे सोशल फैक्टर हैं। उसके बाद आता है लेबर का। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सोसाइटीज़। अब ऐसे ही सोशल फैक्टर, एक लेबर भी हम एज अ सोशल फैक्टर ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में लेबर की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी डिफरेंट होती है। काफ़ी एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरे साल लेबर की अवेलेबिलिटी होती है। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो जहाँ पे जैसे राइस के जो सोइंग का टाइम है, उस टाइम पे शॉर्टेज पड़ जाती है लेबर्स की, तो दूसरे स्टेट से मंगाना होता है। तो ये भी एक तरह का सोशल फैक्टर है। उसके बाद है रिलीजियन। रिलीजियन तो एक फैक्टर ही है, क्योंकि रिलीजियन में जो
अपने कल्चर के हिसाब से लोग, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग क्रॉप सेलेक्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं खैसी और लुहेस की, प्रोनाउंसिएशन इसकी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि एक मेघालय और मिज़ोरम की बोल सकते हैं एक रिलीजन होगा, जो कि इंटरेस्टेड है नहीं है कि वो मिल्क के लिए डेयरिंग करे और डेयरी से मिल्क ले, वो इस चीज़ के खिलाफ है, मतलब वो ऐसा नहीं करते हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्ट के लिए डेयरी वगैरह लगाए। दूसरा, जैसे कि पिगरी इज़ प्रोहिबिटेड इन मुस्लिम रिलीजन्स में पिगरी प्रोहिबिटेड है। हिंदूज़ में क्या होता है, स्लोटर हाउस, जो जिसको हम बुच्चर खाना बोलते हैं, वो एक तरह से प्रोहिबिटेड है, मतलब बुरा माना जाता है। उसके बाद है वाइल सिख की बात करें तो सिख टोबैको कल्टीवेशन के खिलाफ है, मतलब तो सब अपने अपने कुछ समुदाय रिलीजन के हिसाब से कुछ चीज़ों को उगाते हैं और कुछ चीज़ों को उगाने से मना करते हैं या फिर नहीं उगाते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि बिल्कुल सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही सेलेक्ट किया गया, उठाया गया है। अगर हम बात करें 4000 मीटर्स एल्टीट्यूड, इतने इससे ऊपर के जो एरियाज होंगे इस हाइट से, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा। लो एल्टीट्यूड में कौन से फ्रूट क्रॉप उगाई जा सकती है, वो है कोकोनट। हाई एल्टीट्यूड में एप्पल, और भी हैं पर मेजर एग्जांपल ये है। स्लोप की बात हम कर रहे थे, इसमें दो टाइप के स्लोप है, एक है लीवार्ड स्लोप और विंडवार्ड स्लोप। जो लीवार्ड स्लोप है वो रिसीव करता है बहुत ही कम रेनफॉल, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी पुअर है या फिर ना के बराबर है। विंडवार्ड स्लोप जो कि रिसीव करता है वो स्लोपी एरिया, वो एरिया जो कि रिसीव करते हैं गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो कि लीड करेगा गुड एग्रीकल्चर कंडीशन। एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर क्या होता है? एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो कि उसको एक पूरे सीजन में टोटल कितना टेम्परेचर चाहिए था, चाहिए होगा या फिर चाहिए होता है, तो वो टोटल टेम्परेचर होता है। जैसे कि वीट की बात करें, वीट को 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है इसको पूरे सीजनल डेज में। उसके बाद राइस की बात करें तो 3000 डिग्री सेल्सियस एक सीज़न में पूरे में चाहिए होता है राइस को। उसके बाद है पोटैटो की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको रात को ठंडा इन्वायरमेंट मिले, ठंडा कूल नाइट हो, तो उसकी वजह से उसकी गुड यील्ड होगी। और मतलब इसका डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट इसका रिलेशन है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में। कूल नाइट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, गुड यील्ड। कॉटन और मेज और टोबैको की बात करें तो इसको वार्म नाइट की ज़रूरत होती है ताकि ये बेटर यील्ड दे सकें। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और उनको कैसे हैंडल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, कोई इतनी जल्दी नहीं है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।